हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि हम वन दरोगा के लिए कुछ सीरीज चला रहे हैं और आपके पास एक नोटिफिकेशन यूके ट्रिपल एस सी के माध्यम से एक और आ चुकी होगी कि लैब असिस्टेंट और अन्य इसमें कुछ वैकेंसीज और आई है जो इंटरमीडिएट साइंस वालों के लिए। और उन सब के लिए यदि वो अभी से हमारी सीरीज को देखना शुरू करेंगे तो आगे के लिए उनके लिए भी ये सीरीज भी फायदेमंद होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी 3 सीरीज अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसे भी जा करके देखिए, आपके और क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर पहला आपका जो बोल रहा है वो कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की। आपके पास सिलेबस में बायोलॉजी से सबसे पहले स्टार्टिंग में टॉपिक जो है कोशिका है। ठीक है, सेल बायोलॉजी से आपके पास क्वेश्चन आएंगे जरूर, या तो कोशिका की अदर पार्ट से आएंगे या कोशिका का डायरेक्ट पूछा जाएगा खोज किसने की है। इसके जो अन्य पार्ट्स है कोशिका के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारी चीजें, इन सब की खोज किसने किया, इनका कार्य क्या है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने कोशिका से कुछ और क्वेश्चन आपके लिए इसमें रखे हुए जो आपके वन दरोगा और अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोशिका की खोज किसने की। इसका आंसर, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। अब थोड़ा कुछ तथ्य और देख लेते हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, और तथ्य क्या? अब यदि आपके पास कोशिका से पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका है हमारी माइकोप्लाज्मा। जो है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका हमारे पास माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। अब यदि आपको पूछा जाए कि पादप जगत का जोकर किस कोशिकांग को या कौन सी कोशिका को कहा जाता है, तो पादप जगत का जोकर है दोस्तों, पादप जगत का जोकर भी माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत या प्लांट किंगडम का जोकर जो है माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये जनरल एग्जाम, हर एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है आपकी शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। ठीक है, और जो कोशिका है, यदि आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहा जाता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक भी कोशिका को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कोशिका को क्या, कोशिका को सजीवों की आधारभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई माना जाता है। किसे? कोशिका को। ठीक है, कोशिका से क्या क्या क्लियर किया कि कोशिका को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। ठीक है, खोज रॉबर्ट हुक करते हैं। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, पादप जगत का जोकर या प्लांट किंगडम के जोकर के नाम से माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी कोशिका है, उसे कहा जाता है पादप जगत का जोकर। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमने कोशिका की खोज यानी क्वेश्चन नंबर 1 से हमने अपने कितने क्वेश्चन बना लिए हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन कोशिका से हमारे और पुटअप हो जाते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से किसे जाना जाता है, तो कोशिका को। ठीक है, खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो प्लांट सेल्स में माइकोप्लाज्मा होती है, जिसे पादप जगत या प्लांट किंगडम का जोकर भी कहा जाता है। ठीक है, अब उम्मीद है कि आप सबको ये क्लियर हो चुका होगा और ये समझ भी आ चुका होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि जो चिकित्सक होते हैं, ठीक है, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं, वो जब पेशेंट का परीक्षण करते हैं, दांत, गला, नाक या आदि किसी भी चीज का, तो दांत, गला, नाक आदि के परीक्षण में डॉक्टर के द्वारा जो दर्पण या मिरर यूज किया जाता है वो किस टाइप का होता है, ठीक है, उत्तल होता है या अवतल दर्पण होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपका दांत, गला, नाक आदि के परीक्षण में डॉक्टर्स के द्वारा जो दर्पण यूज किया जाता है वो होता है आपका अवतल दर्पण। इंग्लिश में से कर्व मिरर कहा जाता है किसे, अवतल दर्पण को, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास फिर सेल बायोलॉजी से है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। सिंपल सा आपको पूछा जाएगा कोशिका से या कोशिका के किसी भी पार्ट्स के वैज्ञानिक का नाम पूछा जाएगा कि इसकी खोज किसने की, इसलिए हम सेल बायोलॉजी से ये क्वेश्चन पुट अप आपके लिए करवा रहे हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो इसका आंसर है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो की थी आपकी कॉलिकर ने। कॉलिकर एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, और इसमें साइंटिस्ट का नाम ही पूछा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो कॉलिकर नाम थे वैज्ञानिक का जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। और ध्यान दे, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस के नाम से भी माइटोकॉन्ड्रिया को ही जाना जाता है, ठीक है। यदि आपको पूछा जाए कि पावर हाउस या विद्युत ग्रह के नाम से कोशिका के कौन से अंग को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है दोस्तों। और खोज कौन करता है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो कॉलिकर करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि कुएं से जल के बर्तन को खींचते हुए, ठीक है, यानी कि जब कुएं से बर्तन को खींचा जाता है, ठीक है, तो कुछ बल लगा के खींचा जाता है। तो यही जो प्रक्रिया है न्यूटन के कौन से नंबर के नियम को दर्शाता है, ठीक है, या न्यूटन के कौन से नियम को ये प्रक्रिया दर्शा रही है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है। कुएं से जल के बर्तन को खींचना न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, ठीक है। कुएं से बर्तन निकालते हुए जो प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, उसमें जो बल लग रहा है तो वो न्यूटन के कौन से नियम को दर्शा रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो वो इसका आंसर है तृतीय नियम। न्यूटन के तीसरे नियम को ये प्रक्रिया दर्शा रही है। कुएं से जल के बर्तन को खींचना न्यूटन के तीसरे नियम का प्रतिपादन कर रहा है, ठीक है। कैसे, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो कहता है कि आपके लगाए हुए बल के अपोजिट में एक बल लग रहा है जो आपके बल के ही समान है, ठीक है। एग्जाम्पल, यदि कभी आपने बीच में दो बच्चों को खेलते हुए देखा होगा इधर उधर, या ठीक है, तो वो जब दोनों बच्चे खेल रहे होते, एक घुमावदार खेलते, हाथ दोनों के पकड़े थे, और अचानक से एक अपोजिट वाला अगर हाथ छोड़ दे तो उतने ही बल से वो पीछे गिर जाता है एक बच्चा। यानी कि सपोज A + B, ये दोनों कुछ खेल खेल रहे हैं और अब इन दोनों ने हाथ पकड़ लिए अपने, ठीक है, हाथ पकड़ लिए दोनों ने और अब ये घूम रहे हैं। गलती से A यहाँ पर हाथ अपना छुड़वा लेता है तो B उतनी ही गति से नीचे गिरेगा जितना कि उस पर बल लगा होगा, ठीक है। और यही न्यूटन का तीसरा नियम बोलता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। ये मात्रक जो है आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्योंकि बल के नियम, इससे पहले हमने क्या दिखाया था, एक क्वेश्चन पूछा था कि कुएं से पानी के बाल्टी को खींचते हुए आदमी को दर्शाया गया है, तो वो प्रक्रिया न्यूटन के कौन से नियम को दिखा रही है? तो तीसरा नियम, ठीक है। और वो बल के नियम, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, हरित लवक की खोज किसने की? ठीक है, हरित लवक प्लांट सेल का एक पार्ट होता है। हरित लवक या इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक की खोज किसने की? हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यदि इंग्लिश में इसे कहा जाए हरित लवक को, तो क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की खोज किसने की? साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी दोस्तों सिम्पर ने। सिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की खोज की थी। सिम्पर वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने ढूंढा था प्लांट सेल्स के महत्वपूर्ण पार्ट्स क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को। ये क्लोरोप्लास्ट जो है दोस्तों, इसके एक फैक्ट और देख लीजिए। ये क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सिम्पर इनकी खोज करते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होती है ये सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। प्लांट सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसकी खोज सिम्पर करते हैं, ठीक है। और सिम्पर क्लोरोप्लास्ट एक महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि पेड़ पौधों में जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यानी कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो इसी क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। और हरित लवक या इस क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पेड़ पौधे हरे भरे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें होती है। और हरा रंग भी हरित लवक इसी के कारण पेड़ पौधों में देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य कौन से जगत का प्राणी है, ठीक है। इससे पहले वाली सीरीज में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 5 जगत प्रणाली किसने प्रतिपादित की थी? तो वो की थी आपकी आर.एच. व्हिटेकर ने। क्या दिया था? 5 जगत प्रणाली। पांच जगतों में प्रतिपादित किया था आर.एच. व्हिटेकर साइंटिस्ट ने, ठीक है। इससे पहली वाली सीरीज में हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 5 जगत प्रणाली को किसने प्रतिपादित किया था? तो आर.एच. व्हिटेकर ने। आपने वो सीरीज नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिए, हुए आपके जो डाउट है वो और क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी उन्हीं 5 जगत प्रणाली में से पूछा जा रहा है कि मनुष्य उनमें से कौन सी जगत का या कौन सी किंगडम का प्राणी है, ठीक है। तो मनुष्य जो आता है दोस्तों, वो आता है आपका एनिमेलिया जगत का प्राणी होता है मनुष्य, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। हो सकता है मनुष्य की जगह कुछ और आपसे किसी और प्राणी का पूछा जाए, तो आपको ये जगत भी ध्यान में रखना होगी कि कौन से जगत में कौन सा प्राणी या कौन सी किंगडम में कौन सा प्राणी आता है, ठीक है। तो जो मनुष्य है उसका जो किंगडम है वो है एनिमेलिया किंगडम या एनिमेलिया जगत, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कि न्यूटन के प्रथम नियम को, ठीक है, न्यूटन के जो पहला नियम है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो नाम है दोस्तों आपका, ठीक है, वो नाम है जड़त्व का नियम। न्यूटन का जो पहला नियम है उसे हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। न्यूटन ने जो पहले नियम में कहा था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे, ठीक है। और यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है, यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है किस में मापी जाती है, उसकी इकाई क्या है। ठीक है, तो उसकी जो इकाई है वो क्या है, डेसिबल। डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है डेसिबल में। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। इस सीरीज का लास्ट और आज का 10वां क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से कौन सा कोशिकांग को जाना जाता है। ठीक है, कोशिकाएं उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, कई सारे पार्ट्स होते हैं उसके, राइबोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, तो उन्हीं में से पूछा जा रहा है कि कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से कौन से कोशिकांग को जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है लाइसोसोम को क्या है, कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। क्यों कहा जाता है, कारण बता दे। ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम एक तरीके से कोशिका के जो अवशिष्ट होते हैं उन्हें साफ करने का काम करता है। कोशिका के अंगों को रीडेवलपमेंट या उन्हें मेंटेनेंस करने का काम करता है लाइसोसोम। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कोशिका का जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, वो मेटाबॉलिज्म में कुछ खराबी आ जाने के कारण या बाह्य बैक्टीरिया का अति ज्यादा, वैसे तो लाइसोसोम बाह्य जो बैक्टीरिया या कुछ भी अटैक करता है कोशिकांग पे तो उससे बचाव कार्य भी लाइसोसोम करता है, और अवशिष्ट पदार्थों को या कुछ कोशिकांग टूट जाने के कारण उन्हें रिक्रिएट या रीडेवलपमेंट करने का काम भी लाइसोसोम करता है। ठीक है, जब मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है किसी कारणवश या बैक्टीरिया के अधिक इफेक्ट होने के कारण, तो लाइसोसोम क्या होता है, ये फट जाता है। लाइसोसोम जैसी फट जाता है तो एंजाइम क्या कर लेता है, एंजाइम क्या कर लेता है, अपनी ही कोशिकाओं को पाचन करना शुरू कर देता है एंजाइम। ठीक है, क्यों, तो इसी कारण लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली इसीलिए कहते हैं। ये वैसे तो कोशिका को बचाने का कार्य, बैक्टीरिया से बचाने का कार्य, बाह्य जो भी अटैक करने वाले बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनसे बचाव करने का कार्य भी लाइसोसोम करता है। ठीक है, टूटी फूटी को रिक्रिएट या रिडेवलपमेंट करने का, कोशिका में कुछ कमी आ जाने के कारण से अपशिष्ट पदार्थों को समाप्त करने का कार्य, इन सारे कार्यों को लाइसोसोम करता है। लेकिन कभी कभी अगर मेटाबॉलिज्म या पाचन क्रिया में, उपापचयी रिएक्शंस में या मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में कुछ कमी आ जाती है। ठीक है, तो उस कमी के कारण क्या होता है, लाइसोसोम क्या होता है, अंदर फट जाता है। लाइसोसोम जैसी फटता है तो बाह्य एंजाइम में प्रोटीन से बने एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ही कोशिकाओं को पाचन करना शुरू कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इन्हीं 10 क्वेश्चनों को रखते हैं। आगे आपको मिलेंगे एक और सीरीज के साथ और एक और जज्बे के साथ। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हम जो भी वीडियो आप तक अपने चैनल पे अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए थैंक यू क्लास, मिलेंगे आपको एक और सीरीज के साथ।